IAS ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजेश्वर। CGPSC प्रीलिम्स वर्तमान पैटर्न आप सबको पता है, किस तरह के प्रश्न कूट में और एक लेंथी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी पैटर्न के आधार पर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके लिए YouTube पर निःशुल्क फ्री प्रीमियर या लाइव क्लास के रूप में आपकी पूरी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये क्लासेस आयोजित करने जा रहे हैं। इस क्लासेस को आप रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, डेली जब भी प्रीमियर होगा या लाइव होगा आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्लासेस का PDF नोट्स चाहिए और अदर गाइडेंस चाहिए एक्सपर्ट से और अधिकारी गणों से, तो उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से आपको करंट अफेयर और भी बहुत सारे PDF नोट्स, बहुत सारे YouTube लिंक्स वहाँ से भी अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से भी जुड़ करके बहुत सारी जो PDF नोट्स हैं और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क किस तरह से तैयार हुआ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा था, इसी पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न कोर्ट में आपसे बन सकते हैं उन्हीं प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है। कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं, जैसे संघ संविधान समिति, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, राज्य समिति और संघ शक्ति समिति। जवाहरलाल नेहरू इन उपर्युक्त समिति में से अध्यक्ष किसमें थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केवल 3, यानी 3 समितियों में वे अध्यक्ष थे। पहला तो आपका उत्तर है संघ, पहला उत्तर होगा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और इसके अलावा राज्य समिति के अध्यक्ष भी थे। क्या? राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये प्रक्रिया संबंधी विषयों के संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से केवल 3 ऑप्शन यहां पर सही होगा, इसलिए ये ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। दूसरा, संविधान के मसौदे पर प्रस्ताव को अक्टूबर 1948 में पारित होने की घोषणा की गई थी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। संविधान के मसौदे पर प्रस्ताव के लिए अक्टूबर 1948 में प्रस्ताव होने की घोषणा की गई थी, ये कहा जा रहा है ना। ऑप्शन 2 यहाँ से स्पष्ट रूप से हमको समझ में आ रहा है कि ये गलत है। कुछ बातें आपको ऐतिहासिक रूप से ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले कब आया, तो आपको याद होना चाहिए भारत का संविधान सभा के विचार सबसे पहले आया था 1934 में। 1934 में मावनेंद्र नाथ राय और M.N. रॉय ने यह विचार रखा था। फिर आगे 1935 की अगर मैं बात करूं तो 1935 में आप सबको पता है कि INC के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा के निर्माण के विषय में मांग रखी गई थी, आधिकारिक मांग रखी गई थी, है ना। सर्वप्रथम इसका विचार कौन कर रहे हैं? M.N. रॉय और मावनेंद्र नाथ राय। ठीक है, और आधिकारिक मांग किसके द्वारा रखा गया? 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। आगे चल करके 1940 की मैं बात करूं, 1940 अगस्त 1940, तो अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। हालांकि इसे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठन किया गया था। फिर आगे चल करके हम देखें तो संविधान सभा
कि 15 महिला सदस्यों ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अपने तरीके से गठित करने हेतु योगदान दिया था। इसी नाम से ये हमारा पहला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प पेश किया गया था। तो यहाँ पर इस नाम से दूसरा कथन सही नहीं हो रहा है। इसने संविधान या विधानसभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया और संविधान निर्माण की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया उद्देश्य प्रस्ताव ने आगे चल करके। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने ही की थी। तो इस नाम से ये कथन भी बिल्कुल सही है ना। तो इस तरह से आपके केवल 2 कथन यहां से सही होंगे, एक कथन गलत है। ठीक है, बात समझ में आ गया? केवल 2 कथन सही हैं, एक कथन गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। न्याय का आदर्श, कानून के नियम, द्विसदनात्मकता, लोक सेवा आयोग, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ। तो यहां पर कहा गया है कितने ब्रिटिश संविधान से अपनाए गए हैं, कितनों को ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आदर्श हैं, नियम है जो ब्रिटिश संविधान से अपनाए गए हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, देखिए कुछ बातें मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि हमारा जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को अन्य संविधान से लिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो डेफिनेटली भारतीय है। ये बात ध्यान में रखेंगे आप सब। हमने सिर्फ उन प्रावधानों को लिया है केवल, है ना, और उन्हें भारतीय आवश्यकता के अनुसार उसको अपने अनुसार हम लोगों ने ढालने का प्रयास किया है। जैसे कि हम ब्रिटिश संविधान की बात करें तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया? संसदीय सरकार, ठीक है, संसदीय सरकार, कानून के नियम। तो आप यहाँ से समझ भी सकते हैं, कानून के नियम ब्रिटिश सरकार से ली गई है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटिश सरकार से ली गई है। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटिश सरकार से ली गई है। और कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटिश सरकार से। और रीट और द्विसदनात्मकता, है ना, तो ये सभी मूल रूप से कहां से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है यहां तक आपको? यहां से केवल 2 बातें सही हैं। कौन कौन सी बातें सही हैं? मैंने पहला बताया, एक तो द्विसदनात्मकता और कानून का नियम। बाकी न्याय के आदर्श की बात करें, लोक सेवा आयोग की बात करें, ये सभी अन्य देशों के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रहेगा ये बात, हम जो है भारतीय संविधान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो कानून के नियम और द्विसदनात्मकता ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 से क्या क्या लागू हुआ? नागरिकता के संबंध में प्रावधान, चुनाव के से संबंधित प्रावधान, अस्थायी संबंध या अस्थायी संसद के संबंधित प्रावधान, मौलिक अधिकार। नीचे दिए गए कोड के अनुसार आपको बताना है कि ये मौलिक अधिकार, अस्थायी संसद से संबंधित प्रावधान या चुनाव से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, इनमें से 26 नवंबर 1949 को कौन कौन सा लागू हुआ? इस प्रकार का प्रश्न आजकल कोर्ट में आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केवल 3 यहाँ पर सही हैं, अर्थात एक तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, उसके बाद चुनाव से संबंधित प्रावधान लागू हुआ था, और इसके अलावा अस्थायी संसद से संबंधित प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान सभा किसके द्वारा पूर्णतः संप्रभु निकाय बन गई थी? रानी के उद्घोषणा के द्वारा? ऐसा तो नहीं होगा, संप्रभु, है ना, कि कैबिनेट मिशन की योजना के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के द्वारा, या जनमत संग्रह के द्वारा?
देखिए ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान सभा की बात करें तो पूर्णतः से हमारा जो प्रियम्बल है ना, वहां पर भी संप्रभु शब्द को दर्शाया गया है। तो भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा पूर्णतः संप्रभु निकाय बना दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रावधान क्या है कि इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया पहला, और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया था। इसने भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ प्रभुत्व के दो देशों भारत और पाकिस्तान के निर्माण का भी प्रावधान किया। इसने दो डोमेनियम स्टेट की संविधान सभाओं को अपने अपने राष्ट्रों के लिए किसी भी संविधान को बनाने और अपनाने और स्वतंत्रता अधिनियम सहित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया था। साथ ही भारत के राज्य सचिव के पद को इसने समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया था। इसके अलावा हम देखें तो भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को भी इसने समाप्त किया। अनंतः हम ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले नियुक्त सिविल सेवाओं के सदस्य उन सभी लाभों का उपभोग करते रहेंगे जिनके वे उस समय तक हकदार थे, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को बाद में भारत के संविधान के आर्टिकल 395 में निरस्त कर दिया गया था। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इसका सही उत्तर मान सकते हैं कि भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को पूर्णतः संप्रभु निकाय घोषित कर दिया गया। इसका उत्तर केवल 3 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको सोर्स दिया गया है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, तो आपको कनेक्ट करना है, जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटिश संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा सुमेलित है, मतलब ये ऑलरेडी बताया दर्शाया गया है, इसमें सुमेलित क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल 3 युग्म इसमें सही है, 1 युग्म इसमें का गलत है ना। तो क्या गलत है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें, है ना, देखो आपको ध्यान में रहना चाहिए, अमेरिका से ही राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट लगाने का जो प्रक्रिया है या विशेषता है यहीं से ली गई है। तो ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका में व्यापार की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है, तो ये गलत है व्यापार की स्वतंत्रता के विषय में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इस नाम से ऑप्शन 2 यहाँ से गलत हो जाता है। ब्रिटिश संविधान में ही विशेषाधिकार और रेट के संबंध में लिया गया है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है आपातकालीन प्रावधानों को दर्शाता है। इस नाम से यहाँ पर केवल 3 ऑप्शन सही होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उद्देश्य संकल्प के संदर्भ में कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं आपको बताने हैं। ठीक है, अब देखो भारत के लिए उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में बताया गया है ना, तो उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में हम लोग क्या जानते हैं कि इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र में प्रस्तुत किया गया था, और इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इसने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसने संविधान बनाने के लिए दर्शन और मार्गदर्शन का सिद्धांत प्रदान किया था। इस प्रकार से ये हमारा जो पहला कथन है ना, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना, उसकी आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, एक लिखित संविधान का होना और भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करना, यही तो उद्देश्य था उद्देश्य प्रस्ताव का। इसलिए पहला कथन तो सही है। भारत के सभी लोगों को न्याय, समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्यवाही की स्वतंत्रता की गारंटी को सुरक्षित करना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण के साथ सरकार का संघीय स्वरूप या संघवाद, फेडरलिज्म जैसे विचारधारा को स्थापित करना,
ये हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है। इस नाम से यहाँ पर जो एकात्मक संविधान की एकात्मक जो सरकार बनाने की जो सिफारिश है ना, ये बात सही नहीं है। तो इस नाम से यहाँ पर केवल एक सही होगा, है ना, केवल एक सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 प्रश्न और बच गए हैं, इसका आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला? यहाँ पर ब्रिटिश संविधान ने डाला। क्या ब्रिटिश संविधान क्यों चाहेगा कि हमारा अपना खुद का संविधान रहे, हम स्वतंत्र शासन करें, ऐसा क्यों चाहेगा? पहला कथन तो वैसे भी गलत है। दूसरे कथन की बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 से बिल्कुल सही है। आयरिश संविधान ये भी बिल्कुल गलत है। अमेरिका संविधान, इनको क्या पढ़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम स्पष्ट रूप से है कि भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा था। 1935 के अधिनियम ने एक संघ को निर्दिष्ट किया और भारतीय संविधान या भारतीय राज्यों को इसकी इकाइयों और प्रांतों के रूप में शामिल किया गया। प्रांतों और केंद्रों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र का कार्यकारी अधिकारी गवर्नर जनरल के अधीन तय किया गया था बाद में, लेकिन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत विधायी संविधान सभा और राज्य की परिषद से मिलकर केंद्रीय विधान द्विसदनीय था। उस टाइम 6 प्रांतों में विधान मंडल द्विसदनीय था। तो इस प्रकार से हम देखें तो मूल रूप से जो भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला है ना, वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। आज भी हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें जो है भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर केवल 2 करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में गलत है? कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। गलत क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो गलत क्या है इसी को आपको बताना है कि इसमें से गलत क्या है। ठीक है, पहली बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भाग लिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा के अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी क्रमशः संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए और सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आप सबको पता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है ना, भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इतना सबको याद होगा, याद नहीं है तो याद कर लो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन ही दिया गया है। पहली बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भाग लिया और हम ये चाह रहे हैं, हम ये जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के एक अलग राज्य बनाने पर जोर दिया था। इस नाम से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कौन सा गलत है यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 गलत है, तो बाकी चीजें सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी 11 दिसंबर 1946 को क्रमशः संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुने गए और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव पेश किया जिसमें संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांतों का दर्शन हमें नजर आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे समझने का प्रयास किया है। सही उत्तर केवल 1 होगा। अगले प्रश्न की बात करें, लास्ट प्रश्न है, बहुत ध्यान से इसको सुनिए, समझिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। तो संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था, एकमात्र कार्य था। दूसरा, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ गया तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, संविधान बनाने और सामान्य कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा के बहुत सारे कार्य थे, तो एकमात्र जहां पर ऑप्शन आया तो इस नाम से पहला कथन गलत हो गया, है ना। बहुत सारे काम थे, जैसे कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि मई 1949 को हुई थी। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
और आगे चल करके 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया था। राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया 24 जनवरी 1950 को। इसी नाम से एकमात्र संविधान सभा का गठन करना ही संविधान मसौदे का एकमात्र उद्देश्य था, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जब एक बार संविधान तैयार हो गया और अपना लिया गया तो विधानसभा को भंग कर दिया गया था। संविधान सभा जो बनाई गई थी उसको भंग कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। इस सभा को भंग कर दिया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष माने जाते हैं और संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग गया था। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ये सब ध्यान में रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार कर लिया गया और 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। कुल मिलाकर के 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने? 284 कैंडिडेट ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि 26 जनवरी 1950 की हम लोग बात करते हैं, 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं, जब संविधान को लागू किया गया तो नागरिकता, चुनाव, अनंतिम संसद, अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित कुछ प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो अगर पूछा जाए कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा यह हमें नजर आता है, इसके बाद इस संविधान सभा को कब भंग किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को जैसे ही लागू होता है हमारा संविधान, उस दिन से ही 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस नाम से ये दूसरा कथन तो सही है लेकिन पहला कथन गलत है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास निश्चित रूप से समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप डायरेक्ट चैट के माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट रख सकते हैं। जो भी आपके टेस्ट सीरीज है वहां पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम से आप लोग हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको अन्य महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर मिलते रहें। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें। अन्य सब्जेक्ट के भी क्लासेस आपको बहुत ही जल्द YouTube पर फ्री में उपलब्ध होने वाले हैं, जिसके लिए आपको करना क्या है आपको पता है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है और इसी तरह से जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है, डट करके पढ़ना है और एक पोस्ट प्राप्त करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।